हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कई बार आपके मन में ये प्रश्न आता होगा और मुझे भी क्लास में कई बार ये प्रश्न फेस करना पड़ता है जब बच्चे ये पूछते हैं कि क्या नेताओं के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, क्या नेताओं के लिए कोई रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए, या नेताओं के लिए एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। वे देश पर शासन कर रहे हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो IAS 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जजेस रिटायर हो जाते हैं, हर पद पर बैठा व्यक्ति रिटायर हो जाता है, लेकिन नेता रिटायर नहीं होते। वे 75 साल 80 साल होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो क्या वास्तव में यह लोकतंत्र का असंतुलन है या जनता की स्वतंत्र पसंद है? वास्तव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है और हमें लगा कि आज के दिन इस पर पूरी चर्चा करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा हर बच्चे के लिए, हर उस आम नागरिक के लिए जिसके मन में यह प्रश्न बार बार उठता है। और इसके दोनों पक्ष हमें जानने चाहिए कि क्या यह होना चाहिए और क्यों यह नहीं होना चाहिए। इन दोनों पक्षों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और आज हम यह प्रश्न केवल राजनीति के संदर्भ से नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और भारत में एफिशिएंसी के दर्जे को लेकर के भी इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज इस मुद्दे को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे, जहां पर आपको यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड डिबेट्स, ये सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी, तो आपके लिए भी सुविधा हो जाएगी। सबसे पहले संविधान की बात करें तो अगर हम संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम जो एज है वो तो दी गई है, कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु और इसी प्रकार विधानसभा के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु, सबके लिए न्यूनतम आयु दी गई है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता के नाम पर साइलेंट है संविधान। और महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट भी नहीं दी गई है। तर्क यह दिया गया है कि लोकतंत्र में कोई भी नागरिक, चाहे उसकी शिक्षा या उम्र कुछ भी हो, वह जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था बहुत ही स्पष्ट रूप से कि डेमोक्रेसी इज एसेंशियली द रूल ऑफ द मेजॉरिटी बाय मीन्स ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। टू रिस्ट्रिक्ट कैंडिडेचर बाय एजुकेशन और वेल्थ वुड डिस्ट्रॉय इट्स वेरी स्पिरिट। मतलब अगर हम किसी की चुनाव लड़ने की योग्यता को शिक्षा या संपन्नता से जोड़ेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। लेकिन हमें यह समझना है कि आज की डेट में यह बहस क्यों जरूरी है, हमें किन मुद्दों पर इस पूरी बहस को समझना चाहिए। सबसे पहले आयु का प्रश्न। देखिए, आयु की अगर हम बात करें, IAS हो, IPS हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सबको 60 से 65 साल के बीच में अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया जाता है। तर्क क्या दिया जाता है कि नई सोच आएगी, नई ऊर्जा आएगी और नई पीढ़ी को अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। इसके साथ ही साथ शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता भी उम्र के साथ साथ घटती है, जिससे कार्यकुशलता प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत राजनीति में कोई ऊपरी सीमा नहीं दी गई है। 70, 80, यहां तक कि 90 वर्ष के नेता भी संसद में या विधानमंडल में सक्रिय रह सकते हैं। कई मामलों में ऐसे नेता मंत्री प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भी बनते रहे हैं। तो समस्या यह है कि क्या इतनी उम्र में जटिल नीति निर्माण, जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी है, जो बदलती हुई तकनीकी है, जो युवा भारत की आकांक्षाएं हैं, उनको समझना संभव है? क्या भारत का युवा समाज 80 वर्षीय प्रतिनिधित्व से के नेतृत्व में अपना प्रतिनिधित्व बेहतर महसूस करेगा? दूसरा मुद्दा है शिक्षा का प्रश्न। अगर हम शिक्षा के प्रश्न की बात करें तो वर्तमान में विधायकों या सांसदों के लिए किसी भी प्रकार की कोई न्यूनतम योग्यता नहीं दी गई है। परिणाम स्वरूप संसद और विधायिका में, राज्य विधानसभाओं में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राथमिक स्तर की पढ़ाई की है या उससे भी कम पढ़ाई की है। कई ने तो औपचारिक शिक्षा ग्रहण ही नहीं की है।
लेकिन वही नेता करोड़ों नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। मूल प्रश्न यहां से यह उठता है कि क्या आधुनिक युग में जहां पर जटिल अर्थव्यवस्था के प्रश्न आते हैं, साइबर सुरक्षा का मामला आता है, विदेश नीति का मामला आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मामले उभर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे उभर रहे हैं, वहां पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए? या फिर हम ये मान लें कि लोकतंत्र का असली सौंदर्य ही यह है कि कोई नागरिक पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो नेतृत्व कर सकता है। तीसरी खास बात, जवाबदेही का विरोधाभास है। इसमें जवाबदेही के विरोधाभास की बात करें तो भारत की प्रशासनिक सेवा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जो न्यायपालिका है और अन्य संस्थाओं में नियुक्त अधिकारी अत्यधिक शिक्षित और हाईली ट्रेंड होते हैं, अत्यधिक प्रशिक्षित भी होते हैं। वे जनता और संसद के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। लेकिन जिन नेताओं के पास न्यूनतम शिक्षा या प्रशासनिक समझ भी नहीं है, वही उन अधिकारियों पर निर्णय लेने के लिए दबाव डालते हैं। इससे संस्थागत असंतुलन पैदा होता है। उच्च योग्यता वाले अधिकारी निम्न योग्यता वाले नेताओं के अधीन काम करने के लिए विवश होते हैं और यह मुद्दा मार्कआउट किया जाता है। इसके साथ साथ युवा बनाम बुजुर्ग नेतृत्व का भी मुद्दा है। तो अगर हम बात करें तो भारत की जो माध्य आयु वर्ग है, जो मीडियन एज है, वो 28 ईयर्स है। यानी कि देश का भारत जो है इस समय दुनिया का सबसे युवा वाला देश है। लेकिन नेतृत्व का बड़ा हिस्सा 60 से 80 वर्ष के एज ग्रुप के नेताओं के हाथ में है और इसे रिप्रेजेंटेशन गैप की स्थिति बनती है। युवा पीढ़ी की जो सोच है, जो आकांक्षाएं हैं, उनको प्रतिबिंब करना सत्ता में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। साथ ही बुजुर्ग नेताओं का अनुभव और संघर्ष भी अमूल्य होता है। बहस यह है कि इन दोनों के बीच में संतुलन किस प्रकार से स्थापित किया जाए। अगर हम लोकतंत्र के दार्शनिक पक्ष की बात करें तो लोकतंत्र का दार्शनिक पक्ष यानी कि फिलोसॉफिकल एंगल यह है कि लोकतंत्र का मूल आधार है जनता को स्वतंत्रता देना, यानी कि वह जिसे चाहे उसे चुन सके। यदि हम शिक्षा, आयु, इन सब की अनिवार्यता लगाएंगे तो यह लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ होगा। दूसरी ओर लोकतंत्र केवल संख्या का खेल ही नहीं है, बल्कि गुणवत्ता आधारित शासन यानी कि क्वालिटी गवर्नेंस भी लोकतंत्र में उतना ही जरूरी है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या हमें केवल चुनावी वैधता से संतुष्ट होना चाहिए या शासन की गुणवत्ता के लिए कुछ मानक तय करने आवश्यक है। आखिरी बात, हम वर्तमान संदर्भ में बात करें क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि यह बहस क्यों जरूरी है। तो जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो रहे हैं तो यह प्रश्न और गहरा हो जाता है कि क्या एक नेता की ऊर्जा और दृष्टि उम्र पर निर्भर करती है, उसकी सोच, उसकी एज पर निर्भर करती है? क्या भारत जैसे युवा देश के लिए एक नए नेतृत्व की, एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, या फिर हम अनुभव को ही सबसे बड़ा मूल्य माने? इसी संदर्भ में एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बहस आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो या फिर वो मामला हो रिटायरमेंट एज का। अब अगर हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो वैश्विक परिदृश्य में जो एज लिमिट है उसको अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि अमेरिका की बात करें तो ट्रंप साहब 70+ ईयर के हैं, नरेंद्र मोदी 75 ईयर्स के हैं, शहबाज शरीफ 73 ईयर्स के हैं, पुतिन 72 ईयर्स के हैं, एरोडगन जो है वो टर्की के वो 71 ईयर्स के हैं। तो आप देखिए ये 70+ ईयर्स के नेता जो दुनिया के व्यापक नीति निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो ट्रंप तो फिर भी बाइडेन से तो युवा ही हैं, क्योंकि बाइडेन साहब की एज और भी ज्यादा थी। लगभग 78 वर्ष की एज में वो राष्ट्रपति बने थे और पूरे समय उनके स्वास्थ्य और एज को लेकर के अमेरिका में डिबेट चलती रही। प्रेसिडेंट के लिए अमेरिका में भी कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, मिनिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है। इसी प्रकार से यूके की अगर हम बात करें, ब्रिटेन की हम बात करें तो वहां पर भी एज कैप नहीं है और जो ओल्डर लीडर्स हैं उनको केवल ज्यादा मौके नहीं दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा विंस्टन चर्चिल 77 ईयर्स की एज में प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे। चाइना की अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स के लिए 68 वर्ष की आयु सीमा अनौपचारिक रूप से लागू है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो
जिनपिंग साहब की एज काफी ज्यादा हो गई है। इसी प्रकार से सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर में उच्च शैक्षिक योग्यता के साथ साथ अनुभव को आवश्यक गुण माना गया है और मेरिटोक्रेसी पर आधारित ही राजनीति का मॉडल डेवलप किया गया है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर भी ना तो क्वालिफिकेशन है ना फिक्स एज लिमिट है और वहां पर आप बार बार फेक डिग्री स्कैम को न्यूज में इसीलिए देखते रहते हैं। तो अब हम इस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दोनों पर एक बार नजर डालते हैं। तो अगर हम इसके पक्ष में बात करें तो जो आयु सीमा है और जो शिक्षा की न्यूनतम योग्यता है उसके पक्ष में हम क्या क्या बात कह सकते हैं। सबसे पहली बात ये कह सकते हैं कि नीति निर्माण में जटिलता होती है। आज की दुनिया में शासन सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर निर्भर नहीं है। आर्थिक सुधार, वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन, एआई, साइबर सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन पर बहुत जटिल निर्णय लेने होते हैं और ये बुनियादी स्तर की शिक्षा और बौद्धिक क्षमता का होना इसके लिए आवश्यक है। जैसे कि हम अगर उदाहरण दें तो सिंगापुर में मंत्री बनने से पहले नेताओं की शैक्षिक और पेशेवर योग्यता का विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा, उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सिविल सर्वेंट 60 इयर्स की एज पर रिटायर होता है और यह माना जाता है कि वहां पर नई ब्लड की जरूरत है, नई ऊर्जा की जरूरत है, तो नेताओं के लिए भी अगर समय सीमा होगा तो नया ब्लड, नए लोग नवाचार लाएंगे, नया नेतृत्व लाएंगे और पीढ़ीगत असंतुलन को समाप्त करेंगे। दूसरी चीज, मेरिटोक्रेसी का लोकतंत्र में समावेशन होगा। लोग मेरिट के बेस पर, प्रासंगिक योग्यताओं के बेस पर राजनीति में आएंगे। अगर लोगों की एज कैप होगी, टाइम पर लोग रिटायर हो जाएंगे और न्यूनतम लेवल पर अगर शैक्षिक योग्यता होगी तो निश्चित तौर पर वे शिक्षा से जुड़े तंत्र को और उस अधिक बेहतर निर्णय लेने को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आप देखें तो भारत में, हरियाणा में, राजस्थान में पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का नियम लागू किया गया था, लेकिन उसको बाद में लीगल चैलेंजेस वगैरह मिल गए। स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता का भी प्रश्न उठता है। तो देखिए, जो लोग एजेड हो जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता में कमी आती है और ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां 24/7 काम किया जाता है, लगातार यात्रा होती है, निर्णय निर्माण होते हैं, संकट प्रबंधन होते हैं। ऐसे में 75-80 वर्ष की उम्र के नेताओं की कार्यकुशलता उतनी बेहतर नहीं रह जाती। जैसे आप जो बाइडेन का मैंने एग्जाम्पल दिया, बार बार उनके अलग अलग वीडियोस आपने देखे होंगे जहां बाइडेन साहब भूल जा रहे हैं कि वो क्या करने आए हैं, किससे हाथ मिलाना है, किससे हाथ नहीं मिलाना है। तो ये मुद्दे उठते हैं। युवा नेतृत्व की आवश्यकता होती है। भारत, जो कि जैसे मैंने बताया यहाँ की 65% आबादी की उम्र जो है वो 35 वर्ष से कम है, तो निश्चित तौर पर हमें अपनी राजनीति में वरिष्ठ नेताओं के दबदबे को बनाए रखना नहीं चाहिए। हमें युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और अधिक अवसर देने चाहिए, क्योंकि वे लंबे समय तक, अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। यद्यपि इसके पक्ष में ही नहीं, विपक्ष में भी कई तर्क हैं। जैसे कि नंबर 1, लोकतंत्र का मतलब है सबको समान अवसर। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है लोकतंत्र में। जब कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है तो उसे चुने जाने का भी समान अधिकार होना चाहिए। यदि शिक्षा या उम्र की अनिवार्यता तय कर दी जाएगी तो यह लोकतंत्र को एलीट क्लास का तंत्र बना देगा और वहीं तक इसे सीमित कर देगा। इसमें गरीब, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्ग राजनीति में कभी भी ऊपर के रिप्रेजेंटेशन में नहीं आएंगे और वो बाहर कर दिए जाएंगे। तो पहला तर्क आयु और शैक्षिक सीमा ना होने का है, क्योंकि ये लोकतंत्र के सार को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा, जमीनी अनुभव और औपचारिक शिक्षा। देखिए, एक डिग्री होना जरूरी है या इससे ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति जनता की समस्याओं को समझे। कई नेता जो औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, उन्होंने जनता की बेहतर नब्ज पकड़ी और सामाजिक न्याय दिलाने में बहुत सफल हुए। जैसे अपने शुरुआती दिनों में, बाद के देश की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन शुरुआती दिनों में लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव जैसे नेता जनता से सीधे जुड़ाव के कारण ही राजनीति में गहरी छाप छोड़ने में सक्षम रहे। बाद में कई आरोप लगे, वो अलग बात है। इसके विपरीत उच्च शिक्षित नेता बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो कई प्रकार के भ्रष्टाचार और असफल शासन के प्रतीक भी बने हैं भारत में। इसी प्रकार से तीसरी बात, जनादेश सर्वोच्च है। कहने का मतलब यह है कि जनता का निर्णय ही अंतिम है, चाहे वह 25 वर्ष का युवक हो या 85 वर्ष का बुजुर्ग। अगर जनता उसे वोट दे रही है तो
आप उसकी आयु सीमा या शिक्षा की सीमा तय नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बाइडेन का एग्जाम्पल दिया, बाइडेन अमेरिका से ज़्यादा शिक्षित समाज भारत तो नहीं है और ना ही समझदार समाज है। अगर वो बाइडेन को चुन सकते हैं तो निश्चित तौर पर जनता की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की बात है, तो अगर हम बात करें तो भारत जैसे देश में शिक्षा अभी भी असमान रूप से बटी हुई है। ग्रामीण, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को औपचारिक शिक्षा तक उतनी पहुंच नहीं मिल पाई है। यदि शिक्षा की शर्त लगा दी जाएगी तो एक बड़ा तबका राजनीति से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सीधी सीधी बात कहें तो यह राजनीति एक प्रिविलेज्ड वर्ग, एक प्रिविलेज्ड क्लास का वर्ग बन जाएगा और इसमें उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा जो अपने संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। इसमें एक व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे कि शिक्षा की शर्त अगर आप लगाना चाहते हैं तो क्या शिक्षा की शर्त लगाएंगे? हाई स्कूल लगाएंगे, इंटर लगाएंगे, ग्रेजुएशन लगाएंगे? इसी प्रकार अगर आप आयु सीमा लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? 65 साल, 70 साल, 75 साल? तो वास्तव में इस पर कोई सर्वसम्मति बनना बहुत कठिन है। कोई कह सकता है कि इंटर पास हो तो वो नेता हो सकता है, कोई कहेगा वो ग्रेजुएशन किया हो तो कोई कहेगा वो इंजीनियरिंग किया हो। तो एक समान जो विचार बन पाए शिक्षा को लेकर के या रिटायरमेंट एज को लेकर के, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, इस मामले में बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स और संविधानविद लोगों ने अपने विचार दिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी नेतृत्व करने का अवसर पा सकेगा, और सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब आगे आएगा तो उसके लिए शिक्षा भी उसके पास नहीं होगी और शायद उसकी एज भी ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी कहते हैं कि राजनीति में सबसे बड़ी डिग्री सेवा और नैतिकता है। अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करें तो अब्राहम लिंकन कहते हैं डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। मतलब क्या है? इसमें कोई शर्त नहीं है। जनता जिसे चाह रही है, जब चाह रही है और जैसे चाह रही है जनता चुन सकती है। यह जनता का विशेषाधिकार है। इस पूरे डिस्कशन के साथ मैं आपको दोनों पक्ष बताते हुए कि क्यों यह आवश्यक होना चाहिए और क्यों यह आवश्यक नहीं होना चाहिए, मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि आप अपने विचार को कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप इस देश के सम्मानित नागरिक भी हैं और आपके विचार निश्चित तौर पर अन्य लोगों को प्रभावित करेंगे। तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नेताओं के लिए एक रिटायरमेंट की मिनिमम एज तो होनी चाहिए और उनकी एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब आप दोनों पक्षों से अवगत हैं, अपना बैलेंस्ड व्यू, अपना विचार अवश्य कमेंट करिएगा, हमें भी खुशी होगी इससे। आगे बढ़ते हैं और एक और अनाउंसमेंट करना है हमारे लास्ट बैच के बारे में, जो पीटीआई फाउंडेशन बैच है, और यह बैच 2026 को टारगेट करते हुए है। इस बैच में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मिशन सक्सेस सेल चल रहा है और यह हमारा लास्ट बैच है, इसे ध्यान रखिएगा। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ही मिनिमम फीस भी पे करनी होगी। अगर आप गोल्ड लेते हैं तो 7499, प्लेटिनम 1399 और 16999 का डायमंड बैच मिल जाएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये डिस्काउंट दिया जा रहा है इस कोड पर। कोड है पीके लाइव। और भी इंपॉर्टेंट बात, इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है 20 सितंबर। 20 सितंबर के बाद इस बैच में आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये 2026 का में यूपीएससी की तैयारी का सपना देखने वाले और उसमें लगे हुए बच्चों, जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। ये मिशन सक्सेस सेल है। इसमें आपकी सक्सेस को टारगेट करते हुए पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है और आपकी रेगुलर क्लासेस, बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, मेंटोरशिप, रेजिडेंशियल प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल हमारे ऐप पर जाइए या वेबसाइट पर जाइए, 2026 के बैचेस को सिलेक्ट करिए, कोर्स सेलेक्ट कीजिए, कौन सा फॉर्मेट लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स को देखिए और सबसे लास्ट में पीके लाइव कोड को लगाइए और इस कोड को लगा करके हमारे कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।